सच बताऊं, आज सुबह पोर्टफोलियो खोला तो 1 मिनट के लिए सांसें रुक गई थी। निफ्टी जो 26,000 पार कर चुका था वो लगभग 23,500 के आसपास, और वहीं सेंसेक्स जो 86,000 से गिरकर 75,000 के आसपास आ चुका। पहले ख्याल आया कहीं मेरी एसआईपी की सारी मेहनत वेस्ट तो नहीं हो जाएंगी। अगर आप भी अपने बच्चों की फीस, घर के सपने या फिर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये डर नेचुरल है। पर याद करो 2020 का कोविड क्रैश, तब भी लगा था सब खत्म। लेकिन जो लोग उन दिनों घबराए नहीं और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को डिप पे ऐड किया और एसआईपी करते रहे, आज उनकी वेल्थ को कम से कम 3 गुना हो चुकी है। तो आज हम पैनिक नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे डेटा की, ताकि आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सकें और रात को चैन की नींद सो सकें। तो पहले समझते हैं कि आखिर 2 साल में इंडियन मार्केट चल क्यों नहीं रही। इसके पीछे कुछ बड़े कारण शामिल हैं। पहला रीजन है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। हम अपनी 80 से 90% तेल की जरूरत इंपोर्ट से पूरी करते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चल रही है। हार्मुज की खाड़ी के बंद होने के कारण यही तेल अन्य वैकल्पिक मार्गों से आने के कारण और भी महंगा पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें नेचुरल गैस की, तो उसे भी हम 40 से 50% इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त इसकी कीमतें भी काफी ज्यादा एलिवेटेड हैं। इसका मतलब है तेल व गैस महंगी होंगी तो भारत में महंगाई की दर और बढ़ जाएगी, जिससे लोगों की जेब ढीली होगी, जिसका सीधा असर कंपनी की अर्निंग पे पड़ेगा। दूसरा रीजन है एफआईआई एग्जिट फ्रॉम इंडिया। बात करें एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों की, तो पिछले 3 सालों में एफआईआई ने लगभग कैश मार्केट में 9 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। इसका सीधा मतलब है एफआईआई भारत में निवेश करने से डर रहा है, जिसके मुख्य कारण है कॉर्पोरेट अर्निंग में स्लो डाउन, और दूसरा सबसे मुख्य कारण है निवेशकों के ऊपर लगने वाले टैक्स, एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीडी में लगातार बढ़ोतरी। तीसरा रीजन है रुपए का कमजोर होना। बात करें रुपए की, तो ये डॉलर के मुकाबले लगभग 96 तक गिर चुका है। रुपए के गिरने के मुख्य कारणों की बात करें तो बढ़ती यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, क्रूड ऑयल का बढ़ना, एफआईआई एग्जिट और बढ़ता इंपोर्ट बिल। अगला कारण है पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, जिसमें पीएम ने कोविड जैसी सावधानी बरतने के साथ साथ देश हित में 7 अपीलें की, जिनमें 1 साल तक विदेश यात्रा न करना, सोना न खरीदना, पेट्रोल डीजल बचाना, खाने के तेल का कम खर्च करना, वर्क फ्रॉम होम, स्वदेशी अपनाना और लास्ट में बोला ऑर्गेनिक खेती। मोदी जी के इस भाषण का मार्केट पर जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी ज्यादा असर पड़ा। मार्केट लगातार गिरावट शो कर रही है, साथ ही लोगों में पैनिक बढ़ रहा है। अगला कारण है आईटी सेक्टर पर एआई की मार। रिसेंटली एआई इनोवेशन व डेवलपमेंट से जहां 100 वर्कर्स की जरूरत थी, वहां वह एआई बहुत कम समय और कम खर्च में एफिशिएंटली कार्य कर रहा है, और साथ ही साथ ह्यूमन वर्क फोर्स को भी कम किया जा रहा है। इंडियन आईटी कंपनी जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर है, उसे एआई इनोवेशन के चलते आईटी सेक्टर के बिजनेस आउटलुक को लेकर क्लैरिटी नहीं है, और रिसेंटली कंपनीज ने रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती की, जिस कारण से इंडिया आईटी स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब सिचुएशन समझ आई। तो बात करते हैं उन 3 गलतियों की जो ज्यादातर रिटेलर्स, इन्वेस्टर इस सिचुएशन में करते हैं और बाद में पछताते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, पैनिक सेलिंग। मार्केट रेड देखा, पोर्टफोलियो माइनस गया और पैनिक में तुरंत सब कुछ बेच दिया। यह फियर से ड्रिवन डिसीजन है, ना कि फाइनेंस से। मार्केट करेक्शन आमतौर पर कुछ समय तक चलती है। अगर आप पेशेंस बनाए रखें तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न पॉसिबल है। दूसरी गलती, सब कुछ एक साथ खरीद लेना। डिप आई, चलो सब इन्वेस्ट कर दो। बाइंग द डिप एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन मार्केट और नीचे भी जा सकती है, इसलिए सारा पैसा एक साथ लगाना रिस्की हो सकता है। बेहतरीन तरीका है एसआईपी स्टाइल में हर एक डिप में रेगुलरली थोड़ा थोड़ा खरीदना। तीसरी गलती है डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना, सारा पैसा एक ही सेक्टर या एक ही स्टॉक में लगाना। अगर आपने 2025 में सारा पैसा आईटी स्टॉक में डाला तो आज आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा नुकसान में आ चुका है। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मार्केट करेक्शन में कम प्रभावित होता है, क्योंकि सभी सेक्टर एक साथ इक्वली नहीं गिरते हैं, कोई कम गिरता है तो कोई ज्यादा। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको अभी क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट है अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें। देखो कौन से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा गिरे हैं, वो क्यों गिरे हैं, और सबसे मेन, क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं।
अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो गिरावट टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन अगर फंडामेंटल खराब हैं तो एग्जिट डिसीजन सोच समझ कर लो। सेकेंड स्टेप, लॉन्ग टर्म गोल याद रखो। शॉर्ट टर्म नॉइस को लॉन्ग टर्म गोल से ऊपर मत आने दो। स्टेप थर्ड है, कैश रिजर्व रखो। डिप में इन्वेस्ट करने के लिए कैश रिजर्व रखो। फोर्थ है स्टेप, स्टैगर्ड बाइंग। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट ना करें। इसको एसआईपी माइंडसेट से हर हफ्ते या हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें और इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेज। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं तो यह पार्ट आपके लिए खास है। मुझे पता है पहली बार मार्केट का इस तरह गिरते देखना बहुत डरावना होता है, लेकिन सुनो, ये पहली क्रैश नहीं है और आखिरी भी नहीं होगी। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, मार्केट रिकवर हुई। 2020 में कोविड क्रैश आया, मार्केट फिर रिकवर हुई। 2022 में रसिया यूक्रेन की वजह से मार्केट गिरा, पर उसने दोबारा रिकवरी कर ली और यह भी रिकवर हो जाएगा। बस एक काम करो, अभी कुछ मत बेचो, घबराओ मत, और अगर एसआईपी चल रही है उसे बंद मत करो, बल्कि इस डिप में एसआईपी और फायदेमंद हो सकती है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है, ये फैक्ट है। यह मार्केट क्रैश नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो पेशेंस में रहते हैं और स्मार्ट बन के चलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो कौन सा बनना चाहिए कमेंट में जरूर बताइए।